हेलो बच्चों, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम कक्षा 10 का पाठ 2 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो देखिए, जैसा कि पाठ का नाम है अम्ल, क्षारक और लवण, तो इस पाठ में हम अम्लों के बारे में, क्षारक के बारे में और लवणों के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने कक्षा 7 में भी पढ़ा था अम्ल, क्षारक एवं लवण, आपको याद होगा। और उसमें हमने ये पढ़ा था कि अम्ल क्या होते हैं, क्षारक क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं, और इनकी पहचान क्या होती है, कैसे हम इनको पहचान सकते हैं। और अगर आपको याद नहीं है तो हम एक बार फिर पढ़ेंगे इसको और अच्छी तरह से समझेंगे। आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप अच्छी तरह से वीडियो को देखें और टॉपिक को अच्छी तरह से समझेंगे तो आपको ये पाठ बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि अम्ल क्या होते हैं, उनकी क्या पहचान होती है, फिर हम क्षारकों के बारे में पढ़ेंगे, फिर लवणों के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अम्ल क्या होते हैं। तो अम्ल जो होते हैं वे पदार्थ खट्टे होते हैं, मतलब अम्ल जो होते हैं वो खट्टे होते हैं। तो पहली पहचान तो ये होगी कि जो ये अम्ल हैं ये खट्टे होते हैं। और जो क्षारक होते हैं, क्षारक जो होते हैं वो कड़वे होते हैं। तो जो क्षारक होते हैं उनका स्वाद कड़वा होता है। जैसे कि देखिए, इमली जो होती है, इमली में अम्ल होता है। नींबू जो होता है वो भी खट्टा होता है, तो उसमें भी अम्ल होता है। मौसमी, ये चीज़ें खट्टी होती हैं, इनका जो रस होता है वो खट्टा होता है, इसका मतलब उनमें अम्ल होता है। अब देखिए, क्षारक मतलब जो कड़वा होता है। तो जो साबुन होता है, साबुन का जो पानी होता है वो भी कड़वा होता है। तो ये होते हैं क्षारक। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है और क्षारक जो होते हैं उनका स्वाद कड़वा होता है। और जब अम्ल और क्षारक को मिला दिया जाता है तो जो बनता है वो बनता है लवण। अम्ल जमा क्षारक, तो फिर बनता है लवण। तो पहले हम अम्ल और क्षारक के बारे में ही थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसके बाद लवणों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, अम्लों की पहली पहचान होगी कि वो खट्टे होते हैं। और दूसरी पहचान ये है कि देखिए, आपने नाम सुना होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर नाइट्रिक अम्ल। तो ये देखिए, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसमें ये H है, हाइड्रोजन। और ये देखिए H2SO4 है, इसमें भी H है। ये HNO3 है, इसमें भी H है। तो यहाँ से आपको क्या कॉमन दिख रहा है, इनमें जो H है ये आपको कॉमन दिख रहा है कि तीनों में H है। तो जिन पदार्थों में H आयन होता है, हाइड्रोजन आयन होता है, वे होते हैं अम्ल। ये समझ आ गया आपको। जिन पदार्थों में H आयन होता है, जैसे इसमें H आयन ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, तो वो होते हैं अम्ल। और इसी तरह से जो क्षारक होते हैं उनमें OH आयन होता है। जैसे कि मान लीजिए NaOH लिख लेते हैं हम, और KOH लिख लेते हैं हम, और MgOH2 ये लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है, यहाँ पर OH इसमें भी है, OH इसमें भी है और OH इसमें भी है। तो देखिए, ये हैं क्षारक, ये जो हैं ये क्षारक हैं। जिन पदार्थों में OH आयन होता है वे क्षारक होते हैं। जिन पदार्थों में H आयन होता है वे अम्ल होते हैं, ये अम्ल हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। पहला था कि अम्ल खट्टे होते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि इनमें अम्लों में H आयन होता है, और जो क्षारक होते हैं उनमें OH आयन होते हैं, और जो क्षारक होते हैं उनका स्वाद जो है वो कड़वा होता है। यहाँ तक ये समझ आ गया। अब देखिए, कई बार हम शादी पार्टी वगैरह में जाते हैं, तो जब हम खाना खाते हैं उसके बाद हमारे पेट में कई बार एसिडिटी हो जाती है, अम्लता हो जाती है। तो वो एसिडिटी क्यों होती है, तो देखिए, हमारे पेट में पहले ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो कि बहुत ही भयंकर अम्ल होता है। और ये इतना भयंकर अम्ल होता है कि अगर कहीं कपड़े पर गिर जाए या हमारे हाथ पर लग जाए, स्किन जल जाएगी। कपड़े पर गिर जाता है तो कपड़ा जल सकता है, कागज़ पर गिर जाए तो कागज़ जल जाता है। तो पहले ही हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ऊपर से हम तला हुआ और मसालेदार खाना और खा लेते हैं जिसमें अम्ल होते हैं, वो और इनके साथ मिल जाते हैं और अम्लता बढ़ जाती है। मतलब हमारा पेट इतने ही अम्ल को सहन कर सकता है जितना अम्ल हमारे पेट में होता है। उसके अलावा अगर अम्लता ज़्यादा हो जाती है, मतलब उसके अलावा अगर और ज़्यादा अम्ल हो जाता है, तो हमारे पेट की जो अम्लता है वो बढ़ जाती है। और अम्लता बढ़ जाती है तो इससे हमारे पेट में दर्द होने लग जाता है, पेट में जलन होने लग जाती है। तो देखिए, इस अम्लता को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम प्रति अम्ल पीते हैं। प्रति अम्ल जो होते हैं वो क्षारक होते हैं। ये हमने कक्षा 7 में पढ़ा था। और अगर आपको याद नहीं है तो फिर मैं बता देती हूँ, क्योंकि जो अम्ल और क्षारक जो होते हैं, अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। और इसलिए हम जब हमारे पेट में अम्लता होती है तो हम प्रति अम्ल या फिर क्षारक पीते हैं, क्योंकि ये अम्ल के असर को ख़त्म कर देता है।
तो ये समझ आ गया कि जब हमारे पेट में अम्लता होती है तो हम क्षारक पीते हैं, यानी प्रति अम्ल पीते हैं, जिससे कि अम्लता खत्म हो जाती है, यानी वो उदासीन हो जाते हैं और हमारे पेट में दर्द या पेट में जलन खत्म हो जाती है, क्योंकि अम्लता खत्म हो जाती है। तो देखिए, अम्ल में अगर क्षारक मिलाएंगे, अम्ल जो है उसके साथ अगर क्षारक मिलता है तो बनता है लवण, और लवण जो होता है वो ना तो अम्ल होता है ना ही क्षारक होता है, तो इसलिए ये होता है उदासीन। तो अम्ल और जो क्षारक होते हैं, अम्ल और क्षारक जो होते हैं वो मिलकर एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं, तो लवण बनता है। और इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, मतलब अम्लता और क्षारकता बिल्कुल खत्म हो जाती है, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण। अम्ल और क्षारक मिलकर लवण बनाते हैं, इस क्रिया को क्या बोलते हैं? इस पूरी प्रक्रिया को उदासीनीकरण बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर अम्ल और क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं और ये जो पदार्थ बनता है ये उदासीन बनता है, ना अम्ल होता है ना ही क्षारक होता है, और इस पूरी प्रक्रिया को उदासीनीकरण बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा। फिर से मैं आपको एक बार सीधी भाषा में समझाती हूँ, ये मैंने एग्जाम्पल दे कर समझाया था आपको, और अब मैं सीधा सीधा समझाती हूँ कि देखिए, मान लीजिए हमारे पास अम्ल है, तो अम्ल के असर को अगर ख़त्म करेंगे, मतलब अम्ल के साथ अगर क्षारक मिला देंगे हम, तो इसका खट्टापन और इस क्षारक का कड़वापन, या फिर अम्ल में जो जो प्रभाव होता है वो और क्षारक में जो प्रभाव होता है, ये एक दूसरे के प्रभाव को ख़त्म कर देते हैं। जब हमें अम्ल का प्रभाव ख़त्म करना होगा तो हम उसके साथ क्षारक मिला देंगे, अगर क्षारक का प्रभाव ख़त्म करना होगा तो अम्ल मिला देंगे। तो अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण। अम्ल और क्षारक जब मिलते हैं तो बनता है लवण, और जो लवण होता है वो उदासीन होता है, ना तो वो अम्ल होता है ना ही वो क्षारक होता है। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं, पूरी प्रक्रिया को, ये दोनों मिक्स हुए हैं आपस में और जो क्रिया हुई है उसको बोलते हैं उदासीनीकरण। ये जो बना है ये पदार्थ, ये तो बना है उदासीन, और जो प्रक्रिया हुई है पूरी उसको बोलते हैं उदासीनीकरण। तो ये आपको समझ आ गया। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, जैसे मान लो अम्ल जो होगा ज़्यादा प्रभावशील होगा और उसमें हम थोड़ा सा क्षारक मिलाएंगे, तो फिर अम्ल का पूरा प्रभाव खत्म नहीं होगा, फिर वो जो ये पदार्थ बनेगा लवण, ये अम्लीय बनेगा, क्योंकि इसमें अम्ल ज़्यादा होगा। तो अगर अम्ल प्रभावी है तो उसके साथ क्षारक भी उतना ही प्रभावी होना चाहिए, ताकि वो अम्ल के प्रभाव को खत्म कर दे, तब उदासीन पदार्थ बने। तो यहाँ तक उदासीनीकरण भी समझ आ गया। तो अब एक पहचान और होती है, जो अम्ल होते हैं, पहला तो हमने पढ़ा था खट्टे होते हैं, और क्षारक जो होते हैं वो कड़वे होते हैं, ये एक पहचान थी। और दूसरी पहचान थी कि जो अम्ल होते हैं उसमें तो H आयन होते हैं, और जो क्षारक होते हैं उसमें OH आयन होते हैं। तो तीसरी पहचान एक और है कि जो अम्ल होते हैं वे नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। और जो क्षारक होते हैं वे लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अब हम समझेंगे कि लिटमस क्या होता है। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि अम्ल जो होते हैं वो खट्टे होते हैं, क्षारक होते हैं वो कड़वे होते हैं। तो ये तो हमने टेस्ट करके देखा, चक्कर देखते हैं तभी तो हमें पता लगेगा कि अम्ल जो होते हैं वो खट्टे होते हैं और जो क्षारक होते हैं वो कड़वे होते हैं। लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जो क्षारक होता है, इनको हम चख थोड़ी सकते हैं। अगर इनको हम चखेंगे तो मैंने पहले ही बताया था कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इतना प्रभावशाली अम्ल होता है कि अगर उसको कागज़ पर डाल दिया जाए या हमारे हाथ पर गिर जाए तो हमारा हाथ जल जाएगा, स्किन जल जाएगी, और कागज़ पर डाल दिया जाए तो कागज़ भी जल जाएगा, या फिर अगर कपड़े पर गिर जाए तो कपड़ा जल जाएगा। तो इतना प्रभावशाली जो अम्ल होता है उसको अगर हम चखेंगे तो हमारी जीभ कट जाएगी। तो इन सभी अम्लों को या सभी क्षारकों को हम चख कर तो नहीं चेक कर सकते कि ये अम्ल हैं या क्षारक हैं। जो सिर्फ हमारे खाद्य पदार्थों में जो अम्ल होते हैं या खाद्य पदार्थों में जो क्षारक होते हैं, सिर्फ हम उन्हीं को तो चख सकते हैं, सभी अम्ल और क्षारकों को हम चख कर नहीं चेक कर सकते कि ये अम्ल है या क्षारक है। सभी पदार्थों को तो नहीं चख सकते, क्योंकि सभी अम्ल खाने योग्य नहीं होते हैं। तो हमारे जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें जो अम्ल या क्षारक होते हैं उनको तो हम चख सकते हैं, सभी अम्ल और क्षारकों को हम चख कर नहीं बता सकते कि ये अम्ल हैं या क्षारक हैं। तो उनको फिर कैसे चेक करेंगे? तो उनको चेक करने के लिए कि ये पदार्थ अम्ल है या क्षारक है, लिटमस का उपयोग करेंगे, लिटमस पत्र।
लिटमस पेपर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है नीला लिटमस पेपर और एक होता है लाल लिटमस पेपर। तो जो अम्ल होते हैं, मैंने पहले बताया, अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और जो क्षारक होते हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक लिटमस पेपर ये है और एक लिटमस पेपर ये है। ऐसे कागज़ होता है ये, और एक लाइकेन पौधा होता है, उससे ये बनाए जाते हैं। तो देखिए ये मान लीजिए है हमारे पास नीला लिटमस पेपर, ये वाला, और ये हमारे पास है लाल लिटमस पेपर। अगर नीले लिटमस पर हम अम्ल डालते हैं, अम्ल डालते हैं तो नीला लिटमस पेपर जो है वो लाल हो जाएगा। और अगर लाल लिटमस पेपर पर हम क्षारक डालते हैं तो ये हो जाएगा नीला। नीले लिटमस पर अगर हम क्षारक डालेंगे तो उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। नीले लिटमस पर अगर हम क्षारक डालेंगे तो नीला लिटमस पेपर नीला ही रहेगा। अगर लाल लिटमस पेपर पर हम अम्ल डालेंगे तो उस पर भी कोई प्रभाव नहीं होगा, वो लाल ही रहेगा। तो हम लिटमस पेपर से कैसे पहचान करेंगे कि नीला लिटमस पेपर जो होता है उस पर अगर हम अम्ल डालते हैं तो नीला लिटमस पेपर जो है वो लाल हो जाएगा। यहाँ से देखिए नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है अगर इस पर हम अम्ल डालते हैं। और अगर लाल लिटमस पेपर पर अगर हम क्षारक डालते हैं तो लाल लिटमस पेपर नीला हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये बात नोट कर लेते हैं। तो देखिए जो लिटमस पेपर है वो हमें ये बताता है कि कोई भी पदार्थ अम्ल है या कोई भी पदार्थ क्षारक है। तो ये जो लिटमस पेपर हुआ ये हुआ सूचक, सूचना देने वाला, मतलब ये बताने वाला कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक है। लेकिन जो लिटमस पेपर होता है वो प्रकृति से मिलता है, मतलब किसी पौधे से बनाया जाता है। तो पौधे से बनाया जाता है इसका मतलब ये प्राकृतिक चीज़ों से बनाया जाता है। तो लिटमस सूचक जो हुआ वो हुआ प्राकृतिक। मतलब सूचक जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं प्राकृतिक और दूसरे होते हैं संश्लेषित। प्राकृतिक और संश्लेषित। प्राकृतिक सूचक, ये जो सूचक होते हैं ये दो तरह के होते हैं। और सूचक क्या होते हैं? सूचक वे पदार्थ होते हैं जिससे हम ये चेक कर सकते हैं कि कोई भी पदार्थ अम्ल है या क्षारक है। और जो सूचक हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं प्राकृतिक और दूसरे होते हैं संश्लेषित। जो प्राकृतिक सूचक होते हैं वे प्राकृतिक चीज़ों से बनाए जाते हैं और जो संश्लेषित होते हैं वे प्राकृतिक चीज़ों से नहीं बनाए जाते, वे मनुष्य द्वारा फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं। तो प्राकृतिक सूचक देखिए, एक तो लिटमस हो गया, दूसरा हल्दी। हल्दी से भी हमें ये पता लग जाता है कि कोई भी पदार्थ अम्ल है या क्षारक है। तो पहला प्राकृतिक सूचक हुआ लिटमस, दूसरा हुआ हल्दी। और एक तीसरा भी है, जो गुड़हल का फूल है, गुड़हल का फूल, उससे भी हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी पदार्थ अम्ल है या क्षारक है। गुड़हल का जो फूल होता है उससे भी हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी पदार्थ अम्ल है या क्षारक है। तो ये तो हो गए प्राकृतिक सूचक। अब दूसरे हैं संश्लेषित सूचक। तो संश्लेषित सूचक हैं मिथाइल ऑरेंज, एक तो ऑरेंज कलर का होता है, एक होता है फिनोल्फ्थलीन। ये फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं, ये किसी भी प्राकृतिक पदार्थ से नहीं बनाए जाते। तो ये हैं संश्लेषित। इसमें पहला तो है मिथाइल ऑरेंज और दूसरा है फिनोल्फ्थलीन, ये है संश्लेषित सूचक। तो ये तो हमने देख लिया कि प्राकृतिक सूचक कौन से हैं और संश्लेषित सूचक कौन से हैं। अब हम ये देखेंगे कि प्राकृतिक सूचक अगर अम्लों के साथ क्रिया करते हैं तो क्या उनमें परिवर्तन आता है, क्या प्रभाव पड़ता है उनके ऊपर, और अगर क्षारकों से अगर वो क्रिया करते हैं तो उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए इनमें से हमने लिटमस पेपर के बारे में तो पढ़ लिया है कि जो नीला लिटमस पेपर है वो अम्लों के साथ मिलता है या उन पर अम्ल डाले जाते हैं तो लाल हो जाता है, और अगर लाल लिटमस पर क्षारक डाला जाता है तो वो नीले हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि हल्दी, हल्दी जो है वो अम्लों के साथ अगर क्रिया करती है, मतलब हल्दी में अगर अम्ल डाले जाते हैं तो उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, और अगर क्षारक डाले जाते हैं तो लाल रंग हो जाता है हल्दी का। अम्लों के साथ तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, और अगर क्षारकों के साथ मिलाया जाता है
तो हल्दी का रंग लाल हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख लिया है कि जो प्राकृतिक सूचक होते हैं वे कौन से होते हैं। तो यहाँ पर प्राकृतिक सूचक है, पहला प्राकृतिक सूचक है नीला लिटमस पत्र। नीले लिटमस पत्र के साथ अगर अम्ल मिलाया जाता है या फिर नीले लिटमस पत्र पर अगर अम्ल डाला जाता है तो जो नीला लिटमस पत्र है उसका रंग लाल हो जाता है। और अगर क्षारक मिलाया जाता है तो उस पर कोई असर नहीं होता, वो नीला ही रहता है, तो इसलिए मैंने लिखा ही नहीं है वो। और ये है दूसरा है लाल लिटमस पत्र। ये लाल रंग का होता है, कागज होता है लाल रंग का एक। अगर इसके ऊपर क्षारक डाला जाता है तो ये जो लाल लिटमस पत्र है ये नीला रंग हो जाता है। और अगर इसके ऊपर अम्ल डालेंगे तो इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये लाल ही रहेगा। तो दूसरा है हमारे पास हल्दी। हल्दी जो होती है वो भी हमें पौधे से ही मिलती है, यानी हल्दी भी प्राकृतिक सूचक है क्योंकि ये प्रकृति से मिलती है। हल्दी में अगर अम्ल डाला जाए तो हल्दी पीली ही रहती है, मतलब अम्ल का हल्दी के कलर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हल्दी का जो रंग है वही रहता है, पीला ही रहता है, इस रंग नहीं बदलता है। और हल्दी के साथ अगर क्षारक डाला जाए तो लाल हो जाता है। तो ये दो सूचक जो हैं प्राकृतिक सूचक, ये हमारे सिलेबस में है। वैसे तीसरा प्राकृतिक सूचक भी है गुड़हल का फूल, बाद में उसको भी बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए कई बार हमारे कपड़ों पर सब्जी गिर जाती है। मान लीजिए ये एक कपड़ा है और इसके ऊपर यहाँ पर दाग लग जाता है हल्दी का, मतलब सब्जी गिर जाती है तो यहाँ पर ये दाग लग गया हल्दी का। इस पर अगर हम साबुन लगाएंगे तो ये जो है, ये जो दाग है पीले रंग का, ये हो जाएगा लाल। ये क्यों हुआ? क्योंकि हल्दी जो है वो क्षारकों के साथ लाल रंग देती है। और अगर इस साबुन को हम धो देंगे तो दोबारा से ये दाग है ये पहले की तरह पीला ही हो जाएगा, क्योंकि उस पर जो हमने क्षारक लगाया, जो साबुन लगाया वो क्षारक होता है। साबुन को अगर हम धो देते हैं तो वो पहले की तरह ही पीला हो जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब ये देखिए, अगर ये लाल रंग हो गया, हल्दी में क्षारक डालने से लाल रंग हो गया, अगर इसके अंदर हम अम्ल डाल दें, मतलब हम हल्दी लेंगे, हम एक गिलास लेते हैं, उसमें हम पानी डाल देते हैं और उसमें हम मिला देते हैं हल्दी, और ये हो जाता है पीला रंग। अब इसमें अगर हम डालते हैं क्षारक, सर्फ डाल देंगे या फिर थोड़ा सा साबुन डाल देंगे तो इसका रंग हो गया लाल। तो देखिए अगर इसके अंदर हम डाल देंगे नींबू का रस, अगर नींबू का रस डाल देंगे तो इसमें जो क्षारक है, क्षारक हमने पहले डाला था, साबुन या सर्फ डाला था, उसके प्रभाव को ये नींबू का रस खत्म कर देगा और पहले की तरह ये घोल पीला हो जाएगा। क्योंकि नींबू का रस क्या होता है? अम्ल, और ये जो है साबुन ये होता है क्षारक। अम्ल और क्षारक आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं, ये मैंने पहले ही बता दिया है। और जो फिर विलयन में जो बनता है वो बनता है लवण, जो कि उदासीन होता है। तो ये कौन सी प्रक्रिया हुई? ये है हुई उदासीनीकरण। यहाँ पर हमने पहले हल्दी ली है और हल्दी में हमने डाला है क्षारक, फिर हमने डाल दिया इसमें नींबू का रस, अम्ल, और क्षारक और अम्ल मिलकर एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं। तो हल्दी का रंग पहले जैसा ही पीला हो जाता है और बनता है लवण। और इस प्रक्रिया को बोलते हैं, इस अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण। और ये जो लवण बना है ये बना है उदासीन पदार्थ। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब आपके सिलेबस में सिर्फ हल्दी और लिटमस पत्र ही दे रखे हैं, आगे आएंगे लिटमस विलयन भी, वो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर जो इस टॉपिक में सिर्फ लिटमस पत्र और हल्दी ही कवर किए हैं। तो यहाँ पर देखें लिटमस विलयन, लिटमस विलयन बैंगनी रंग का होता है। जो हमने पढ़े हैं वो लिटमस पत्र पढ़े हैं, यहाँ पर है लिटमस विलयन, ये है बैंगनी रंग का रंजक कलर, जो थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। प्राय इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है न ही क्षारकीय होता है, तब यह बैंगनी रंग का होता है। यहाँ पर लिटमस विलयन की बात हो रही है जो कि आगे आएगा। अभी हमने जो पढ़े हैं वो लिटमस पत्र पढ़े हैं और यहाँ पर जो बात हो रही है वो लिटमस विलयन के बारे में हो रही है। तो ये जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है, मतलब उसमें अगर ना तो अम्ल डाला जाए ना ही क्षारक डाला जाए, तब यह बैंगनी रंग का होता है। और बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे कि लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पिटूनिया, जेरानियम, इन
जैसे फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ किसी विलयन में अम्ल और क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं और इन्हें अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी सिर्फ सूचक भी कहते हैं। मतलब ये जो पदार्थ हैं जिनका यहाँ पर नाम लिया है, ये पदार्थ सूचक की तरह यूज किए जाते हैं। लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पिटूनिया और जेरानियम, और मैंने बताया था आपको गुड़हल का फूल, ये सभी प्राकृतिक सूचक है, क्योंकि देखिए ये सभी पौधों से ही प्राप्त होते हैं। ये सभी प्राकृतिक सूचक है, ऊपर से उसके साथ साथ ये लिटमस विलियन भी है, गुड़हल का फूल भी है। तो इन सभी से हमें पता लग सकता है, हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी पदार्थ अम्ल है या क्षारक है। तो इसलिए इन्हें अम्ल क्षारक सूचक भी कहा जाता है या फिर सिर्फ सूचक भी कह देते हैं। सिर्फ इनका नाम याद कर लेंगे आप। ये नहीं है कि लाल पत्ता गोभी के साथ अम्ल मिलाया जाता है तो कैसा रंग हो जाता है, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये आए कि कुछ प्राकृतिक सूचकों के नाम बताइए, तो आप ये लिख सकते हैं लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पिटूनिया या जेरानियम के फूल। तो ये जो सारी एक्टिविटी इस पाठ में है, जो मैंने अभी पढ़ाया है, समझाया है, इसमें जो जो एक्टिविटी, जैसे कि देखिए कि हल्दी के साथ क्षारक डाला जाता है तो लाल रंग हो जाता है, या नीला लिटमस पत्र उसके साथ अम्ल मिलाया जाता है, लाल रंग हो जाता है, लाल के साथ क्षारक मिलाया जाता है, नीला रंग हो जाता है। तो ये जो सारी एक्टिविटी हैं, ये जैसे उदासीनीकरण है, ये सारी एक्टिविटी मैंने डाल रखी हैं मेरे दूसरे चैनल पर, और उस चैनल का नाम है अंजुज साइंस। वहाँ से आप ये सभी एक्टिविटीज़ देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ तक तो हमने पढ़े हैं सिर्फ प्राकृतिक सूचक। अब हम जो संश्लेषित सूचक हैं, दो जो संश्लेषित सूचक भी आए हैं यहाँ पर, ये वाले मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थालीन, तो ये भी हम पढ़ लेते हैं कि मिथाइल ऑरेंज के साथ अगर अम्लीय क्षारक डाला जाए तो उसका रंग कैसा हो जाता है, फिनोल्फ्थालीन के साथ अम्लीय क्षारक डाला जाए तो उसका रंग कैसा हो जाता है, ये भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। ये है हमारे पास मिथाइल ऑरेंज, यहीं पर लिख लेते हैं, ये मिथाइल ऑरेंज है। इसके साथ अगर हम अम्ल डालेंगे, मिथाइल ऑरेंज के साथ अम्ल, तो इसका रंग लाल हो जाता है। और अगर इसके साथ हम क्षारक डालेंगे तो इसका रंग पीला हो जाता है। देखिए मिथाइल ऑरेंज जो है, ये तो नाम से ही पता लग रहा है यहाँ पर कि मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है। जब इसके साथ अम्ल डाला जाता है तो इसका रंग लाल हो जाता है, क्षारक डाला जाता है तो, और क्षारक डाला जाता है तो इसका रंग पीला हो जाता है। वो जो फिनोल्फ्थालीन होता है वो रंगहीन होता है, इसका कोई भी रंग नहीं होता है, मतलब ये पानी जैसा दिखेगा। इसके साथ अगर अम्ल डाला जाता है तो ये रंगहीन ही रहता है, और अगर इसके साथ क्षारक डाला जाता है तो मैजेंटा कलर या फिर गहरा गुलाबी हो जाता है, या उसको बोलते हैं मैजेंटा रंग। तो यहाँ से जो संश्लेषित सूचक हैं उनके बारे में भी हमने पढ़ लिया है, और अम्लों के साथ वो कैसा रंग देते हैं या क्षारकों के साथ कैसा रंग देते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया है। तो हमने यहाँ पर पढ़ा है सूचकों के बारे में। सूचक वो पदार्थ होते हैं जिनसे हमें ये पता लगता है कि कोई भी जो पदार्थ है, कोई भी अन्य पदार्थ है, वो अम्ल है या क्षारक है, ये हमें उसके बारे में सूचना मिलती है, इसलिए इन्हें सूचक बोला जाता है या फिर अम्ल क्षारक सूचक बोला जाता है। सूचक जो है वो दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, और संश्लेषित सूचक जो कि मनुष्य ने बनाए हैं। और क्या क्या प्रभाव पड़ता है ये भी हमने पढ़ लिया है। अब कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनकी गंध से हमें पता लग जाता है, मतलब सुगंध, उसकी जो महक है उससे पता लग जाता है कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारकीय है, तो उनको बोलते हैं गंधीय सूचक। जिनकी सुगंध से पता लग जाता है कि कोई भी अन्य पदार्थ अम्ल है या क्षारक है, इनको बोलते हैं गंधीय सूचक। इनके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक ये वीडियो ख़त्म करते हैं। अब हम अगले वीडियो में यहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ से अगले वीडियो में 2.1 से पढ़ेंगे अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म समझना, कि अम्लों के रासायनिक गुण क्या होते हैं, क्षारकों के रासायनिक गुण क्या होते हैं, जब वे क्रिया करते हैं दूसरे पदार्थों से तो क्या बनता है, ये सब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो देखिए ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ये आप एक अलग से रजिस्टर में लिख लें, नोट कर लें जो जो मैंने यहाँ पर लिखा है। इससे आपको पूरा पाठ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपके नोट्स बन जाएंगे। तो इनको आप लिख लेना, मैंने ये ऐसे लिख दिए हैं, बीच बीच में जो जो टॉपिक आया है उसके बारे में मैं यहाँ पर लिखती गई हूँ। तो इसका एक आप अलग से रजिस्टर बना लें या कॉपी बना लें, उसमें ये जो मैंने नोट किया है आप भी उनको नोट कर लें, और जिससे कि
आपको पूरा पाठ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इससे आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म होता है। अब हम अगले वीडियो में 2.1 से पढ़ेंगे। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।